You have less than 6 months left in your pre. I was going to make this video 1 week before, but आप सभी को पता है कि मेंस का रिजल्ट आने वाला था, काफ़ी हसल एंड रसल होने वाले थे इस एक वीक में। सो आई थॉट कि एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे के बचे हुए दिन हमको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। देखो, अगर आपका भी मेंस नहीं हुआ है तो आई नो कि काफ़ी होपलेसनेस और डिवास्टेशन की फीलिंग आ रही होगी, बट आई थिंक इट्स टाइम्स टू मूव ऑन। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। ये 6 मंथ का कोई न्यू प्लान नहीं है। डोंट थिंक कि ये मैंने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें आपको अक्टूबर के मिड में बनाया था, वो 7 महीने आपको कैसे प्लान करने हैं उसमें हमने बात की थी। सो ये कोई न्यू प्लान नहीं है, बेसिकली उसी प्लान का कंटिन्यूएशन है। जो लोग वो प्लान फॉलो करते आ रहे हैं थ्रू दिस वीडियो दे कैन चेक कि उनकी स्ट्रेटजी कैसी है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जिनके पास अभी तक कोई प्लान नहीं है, जिन्होंने वो 7 मंथ का प्लान फॉलो नहीं किया है, फॉर देम ये एक प्लान हो सकता है जो आगे आने वाले कुछ महीने हैं उनमें प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे करें। एंड इन दिस वीडियो आई ट्राई टू बी वेरी रियलिस्टिक इन माय अप्रोच। आइडियली आप बात करो तो काफ़ी चीज़ें आपके तैयार हो जानी चाहिए और आपके हाथ में खुद का एक प्लान होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी में अगर 800 लोग निकलते हैं, 800 लोग क्लियर करते हैं पेपर को, तो 800 स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, वन साइज़ फिट ऑल नहीं होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो हर प्री क्लियर स्टूडेंट्स और हर मेंस क्लियर एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन होती हैं। सो जो वो कॉमन पॉइंट्स हैं ना, यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर डैट। इसके साथ एक IRMS की नई चैलेंज आई है हमारे सामने। पिछले मंथ ही एक नोटिफिकेशन आया है कि अब IRMS का एग्ज़ाम जो है वो अलग से होगा। सो उसको लेके भी काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि सर अब प्री टफर हो जाएगा क्या, सीटें कम हो जाएंगी क्या। सो हम इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं प्री में IRMS को लेके। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि IRMS का एग्ज़ाम सब लोग नहीं दे सकते, एज़ यू नो। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हो वही दे सकते हैं। बिकॉज जो इनमें ऑप्शनल होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा और कॉमर्स होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शनल नहीं है। सो जो टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं वो ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। और IRMS जैसे CSC से अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वैकेंसी कम हो जाएगी। इस बार आप देखोगे तो 1000 प्लस सीट है। सो बट ऑब्वियस है कि नेक्स्ट ईयर आपकी सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। इसके साथ ही जैसे आपका IAS और IFOs का प्री कॉमन होता है, IRMS प्री विल ऑल्सो बी कॉमन। सो बेस्ड ऑन डैट वी कैन अज्यूम कि जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, उनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। एज़ यू नो कि जब IFOs को लिंक किया गया था CSC के प्री के साथ तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बढ़ गए थे, प्लस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस का जो लेवल था ना वो भी बढ़ गया था। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके साइंस एंड टेक के प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के जो लेवल है और जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ जाएं। बिकॉज आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी कम आ रहे हैं। लास्ट ईयर ही कुछ अच्छे खासे आए थे, बट उससे पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। सो इट माइट बी पॉसिबल, वी कांट बी श्योर कि कैसा होगा कैसा नहीं पेपर, बट हो सकता है अगर हम फॉरेस्ट सर्विसेज के प्री के साथ पैरेलल ड्रॉ करें, जैसे वहाँ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए गए थे, सो यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के नंबर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग कट ऑफ, काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि सर जो CSC का कट ऑफ है वो बढ़ सकता है क्या, बिकॉज नंबर ऑफ सीटें कम हो जाएंगी। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि कट ऑफ बढ़ेंगी, बिकॉज पहले भी सीटें जो थी वो 800-700 रहती थी, बट कट ऑफ आपकी 90s की रेंज में थी 2 साल पहले भी। सो आई डोंट थिंक कि इस बार सीटें कम हो रही हैं तो कट ऑफ बढ़ जाएंगी। बट वहीं हम IRMS की बात करें तो इसकी कट ऑफ आई जाएगी, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ सीटें कम है। और आप IFOs में भी देख सकते हो कि जो IAS का कट ऑफ होता है उससे 10-12 नंबर 15 नंबर ज़्यादा ही होता है। बेस्ड ऑन डैट इसका भी कट ऑफ आपका 15-20 नंबर ज़्यादा ही होगा। सो आई थिंक यू लेफ्ट विथ नो डाउट रिगार्डिंग IRMS। इसके बाद भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। नाउ मूविंग ऑन टू आपको कैसे प्लान करना है। सी, अभी आज 9 दिसंबर है और जैसा मैंने पहले बताया था, अपने 7th मंथ प्लान में बताया था कि टिल 15 Feb आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है। इसके बाद 15 Feb से लेके 25 मई तक आपको एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। देखिए, एक वर्ड ऑफ कॉशन है आपके लिए, हो सकता है कुछ लोग की पढ़ाई पिछले 1-1.5 महीने अच्छी ना चल रही हो, सो वो जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको आगे स्ट्रेच करेंगे। डेट मीन्स कि वो 15 Feb के बाद भी स्ट्रेच करेंगे। बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि जो आपका 15 Feb से लेके 25 मई तक का प्लान है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इन 100 दिनों में कोई भी एक दिन कम मत करिएगा, बिकॉज प्री बहुत बड़ा हर्डल होता है। प्री में जो सिलेक्शन का रेशियो होता है वो 50:1 होता है। वहीं हम मेंस में देखें तो हर 4 या 5 बच्चों में से एक लोग सेलेक्ट होते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं बट फिर भी उनका प्री क्लियर नहीं होता है। सो प्री के डेट को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर हम आज से बात करें तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपके पास 68 डेज बचता है।
दिसंबर में आपके पास 22 डेज हैं, जनवरी पूरा आपके पास है 31 डेज और 15 दिन आपको मिलेगा फेब में। सो यू हैव टू प्लान दिस डे अकॉर्डिंगली कि इसका फुल यूटिलाइज कर पाओ आप प्री के लिए, मेंस के लिए। नाउ हम लोग इंडिविजुअल मंथ की बात करें तो इन दिसंबर यू हैव 22 डेज फ्रॉम 9 दिसंबर टू 31 दिसंबर। आइडियली आपका ऑप्शनल अब तक 75 to 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जो लोग मेंस दे के आ रहे होंगे, जिनका मेंस कुछ मार्क्स रुकेगा या फिर अच्छे से प्रिपेयर उन्होंने किया होगा, सो उनका ऑप्शनल अच्छे से तैयार होगा। सो व्हाट दे कैन डू कि जो उनके ऑप्शनल में कमी रह गई हो, देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका जो मार्कशीट है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब रिलीज़ होता है। डेट मीन्स कि अप्रैल के टाइम पे आपका मार्कशीट रिलीज़ होगा, देन उस टाइम हमको रियलाइज़ होता है कि हमारा किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स ठीक है, बट आपके पास टाइम नहीं होता रेक्टिफाई करने का, बिकॉज उसके जस्ट बाद प्री आ जाता है, फिर प्री के बाद मेंस आ जाता है। तो जो ये साइकिल रहती है वो चलती रहती है। इसीलिए जो ऑप्शनल हो गया, जो एथिक्स हो गया, जो कोर सब्जेक्ट हो गए आपके, वो आप अभी प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी चीज़ें पॉलिश करनी है आपको, जो भी लूप होल आपको प्लग करना है, यू कैन डू डेट नाउ, बिकॉज बाद में समय नहीं मिलता है। और जीएस पेपर में देखिए ऑन एवरेज सबके मार्क्स उतने ही होते हैं, किसी को 10 मार्क्स ज़्यादा, किसी को 10 मार्क्स कम। जीएस 2 जीएस 3 में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो एज पर नॉलेज की बेसिस पे। आप आंसर राइटिंग अच्छे से करो, जो चीज़ें वैल्यू एडिशन करनी है वो करो, वहाँ पे आप थोड़ा गैप क्रिएट कर सकते हो। बट आप ये सोचो कि कुछ और बुक्स पढ़ लें, कुछ और टॉपिक्स पढ़ लें। देखिए टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट है, तब मोर देन इनफ है, आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। बट आपके टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है तो पहले आप टॉपिक्स कंप्लीट करिए, उसके बाद चीज़ों का बिल्डअप करिए। टॉपिक्स आपका कंप्लीट है, देन यू कैन गो अहेड विथ आंसर राइटिंग एंड वैल्यू एडिशन। उनकी बात करते हैं जिनका अभी पहला अटेम्प्ट है या फिर जिनका मेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है। सो अगर अभी आपका 75 to 80% कंप्लीट नहीं हुआ है, देन मेक अ टारगेट कि एटलीस्ट 15 फेब तक आपका 75% ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। बिकॉज प्री के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको लगेगा आपके पास 70-75 दिन है, बट उस टाइम पे बहुत कुछ करना होता है। आपको जो माइनर सब्जेक्ट हैं जो आपने प्री के लिए नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने होंगे, आपको आंसर राइटिंग करना होगा। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। और ये आप सोचो कि स्क्रैच से ऑप्शनल पढ़ लें तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब कोई जीनियस हो तो उनके बारे में नहीं बात कर सकते, बट जो एवरेज लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा स्क्रैच से ऑप्शनल कंप्लीट करना आफ्टर प्री। डेट इज़ वाई आपको 15 फेब तक एटलीस्ट 75% ऑप्शनल कंप्लीट करना है और ये टारगेट बना के आपको चलना है। यहाँ पे आपको फोकस करना है जो स्कोरिंग पेपर है। एज फार एज एंथ्रो इज कंसर्न, फॉर मी पेपर 1 के कुछ पार्ट्स प्लस पेपर 2 के कुछ पार्ट्स मुझे ज़्यादा स्कोरिंग लगते हैं, जो बेसिकली स्टैटिक हैं। जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, जो पोर्शन डायनेमिक होता है, वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो उन पोर्शंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और बेस्ड ऑन आपका ऑप्शनल क्या है, यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा पोर्शन आपके लिए स्कोरिंग है और कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा टफ लगता है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको साथ में पढ़ना है। मैंने आपको अक्टूबर के वीडियो में भी बताया था कि करंट अफेयर आपको साथ में लेके चलना है, बिकॉज आपको ये प्री में भी हेल्प करेगा प्लस मेंस में भी हेल्प करेगा। करंट अफेयर को लेके एक प्रॉब्लम आती है ना कि कब से कब तक पढ़ें। देखिए आइडियली अगर आप प्री की बात करो यूपीएससी में, तो ये आजकल करंट अफेयर नहीं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछ रहे हैं, 2 साल 2.5 साल पहले तक का पूछ रहे हैं। बट उतना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 2 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ो। फॉर डेट आप क्या कर सकते हो, आपका जो मेंस है वो सितंबर में होगा, 15 सितंबर आई थिंक। आप सितंबर टू सितंबर मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़िएगा। इसके पहले का मैं पढ़ने के लिए इसलिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। द रीज़न इज़, पहला यह है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, सो इस हिसाब से आपको टाइम को प्लान करना होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो इश्यूज़ है ना वो रिपीट होते हैं। देखिए कोई भी ऐसा इशू जो सिर्फ एक ही महीने चले और कुछ दिन चले, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमेशा एग्जाम में आपसे ऐसे इशू पूछे जाते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, जो ईयर वाइज चलते हैं या फिर 2-3 महीना उनके बारे में बात होती है। तो अगर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इशू सितंबर से पहले आए होंगे, बट ऑब्वियस है कि वो सितंबर के बाद भी आएंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। सो आप सितंबर टू सितंबर मंथली मैगजीन पढ़िएगा। बाकी जो आपके बैकलॉग्स रहेंगे वो PT 365 से कंप्लीट हो जाएंगे, और जो मेंस में आपके बैकलॉग्स रहेंगे वो मेन 365 से कवर हो जाएंगे। PT की बात करें तो जब आप PT 365 पढ़ोगे, जो आपके बैकलॉग्स रहेंगे वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ 2022 के लिए इनकी एक मार्च से लेके मई तक की अपडेटेड मैगजीन आती है, उसको आप कर लीजिएगा। सो इस तरह आप देखोगे तो आपका जो करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए है ना, वो मार्च से लेके अप्रैल मई तक हो जाएगा। बाकी मेंस का करंट अफेयर जो है आपका वो सितंबर टू सितंबर हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंट अफेयर आपका गवर्नेंस में हेल्प करेगा, सोशल जस्टिस में हेल्प करेगा, IR के पोर्शन आपके करंट अफेयर से कवर होंगे, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ये सारे पोर्शन आपके करंट अफेयर से कवर होंगे। बाकी बचा हुआ आपको सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सिक्योरिटी हो गया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चारों चीज़ आप प्री के बाद भी कर सकते हो। इनके नोट्स आपके पास होंगे, क्रिस्प नोट होंगे 30, 40, 50 पेज के, तो काफ़ी ईजिली ये कवर हो जाएंगे आपके प्री के बाद। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज जो ऑलरेडी 7th मंथ का प्लान फॉलो कर रहे हैं,
तो उनके लिए आई होप कि उनका ऑप्शनल कंप्लीट हो रहा होगा। ऑप्शनल आप 50-60% कंप्लीट कर दिए हो तो देन ट्राई टू डू मॉक क्वेश्चन लगाइए। मॉक क्वेश्चन लगाने से इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसके साथ साथ हर ऑप्शनल में कुछ वैल्यू एडिशंस होता है। फॉर एग्जांपल हम एंथ्रो की बात करें तो बहुत टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको केस स्टडीज़ करंट अफेयर ऐड करना होता है, तो वो वैल्यू एडिशन आप करिएगा। अगर आपने बेसिक्स बुक पढ़ रखी है देन यू कैन गो अहेड, एक स्टेप आगे जा सकते हो आप, कोई एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ सकते हो, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स में लिख सकते हो। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी बुक्स आप पेज टू पेज मत पढ़िएगा। किसी भी बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशंस हैं उन पॉइंट्स को आप उस बुक से पढ़िए, ना कि आप पेज टू पेज पढ़िए। सो कोई भी आप एंथ्रो की बुक पढ़ रहे हो या फिर अपने ऑप्शनल की बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो भी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। सेकंड, एथिक्स की बात करें तो आई थिंक कि आपका पार्ट 1 कवर हो गया होगा। मैंने पार्ट 1 के नोट्स प्लस केस स्टडी और उनके सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, यू कैन हैव अ लुक। ये पार्ट 1 के नोट्स हैं, ये आपके एथिक्स के पार्ट 1 है। इसके साथ जो एथिक्स में आपका सेकंड पार्ट आता है वो है केस स्टडी का। मैंने आपको 20 केस स्टडीज़ प्रोवाइड किए थे। इन 20 केस स्टडीज़ में जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया था, जो मैंने सॉल्व किया था रफ सॉल्यूशंस, वो भी आपको दिया था। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एथिक्स की बात करें तो मैंने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। टोटल 3 या 4 पार्ट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा और जन एंड तक मैं आपको कंप्लीट एथिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि सर आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स दे दीजिए। रैंडमली और हैफहैज़ार्ड मैनर में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बट नोट्स कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने केस स्टडी पूरी कंप्लीट करा दी है, 20 केस स्टडी आपको दे दिए हैं। उन केस स्टडी के सॉल्यूशंस को भी आप अच्छे से कर लोगे सो आपका 120 to 100 मार्क्स वहाँ से श्योर हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट 1 के नोट्स हैं मैं उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए प्रिपेयरिंग ए नोट्स, उसमें जो चीज़ें काम की नहीं है उनको वीड आउट करना, इट टुक टाइम। 400-500 पेज की नोट्स देने से कोई मतलब नहीं है, नोट्स की कमी भी नहीं है। आप अभी भी सर्च करोगे तो आपको बहुत से नोट्स मिल जाएंगे एथिक्स के, एनवायरनमेंट के, हर चीज़ के। बट द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें आप एग्जाम में यूज़ कर पाओ ना, सिर्फ उतना ही चीज़ आप नोट्स में डालो। इधर उधर की चीज़ें डाल के नोट्स में सिर्फ नोट्स बल्कि होती हैं, वो यूज़ नहीं हो पाती हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग माई ओन टाइम। मैनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट नोट मेकिंग, हम प्री के लिए, मेंस के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा विच आर काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल वे, लाइक मैं नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करता हूँ, कैसे प्रिपेयर करता हूँ, कौन कौन से ऐप यूज़ करता हूँ और वैल्यू एडिशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ। बिकॉज आप देखोगे तो सब लोग वही चीज़ पढ़ रहा है, वही स्पेक्ट्रम, वही लक्ष्मीकांत, वही विजन। सो हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट योर नोट्स, डिफ्रेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स, हम उसकी बात करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 31 जन तक आप क्या कर सकते हो। आप दिसंबर में ऑप्शनल पढ़ते आ रहे हो, कैरी फॉरवर्ड योर ऑप्शनल। सेकंड है एथिक्स के लिए, जिन्होंने एथिक्स नहीं पढ़ा दिसंबर में वो एथिक्स पढ़ सकते हैं और एथिक्स में आप केस स्टडी लगा सकते हो। कोशिश करना कि आप एक केस स्टडी, मैंने आपको 20 केस स्टडी प्रोवाइड किए हैं, आप कोशिश करिए 1 या 2 केस स्टडी हर दिन लगाइए। मुश्किल से आपको 15-20 मिनट लगेगा। ब्रेन स्टॉर्म करने में, फॉर्मेट बनाने में, आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो आधा घंटा लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। एथिक्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे अपनी एनर्जी एलोकेट करिए। देखिए क्या होता है कि हम चाहे न्यूज़ देखें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर किसी से बात करें तो हमारी हमेशा GS2 GS3 की तैयारी होती है, बट एथिक्स आपको अलग से पढ़ना होता है, वो आपकी नॉर्मल तैयारी में नहीं आती है। सो इसके लिए आप टाइम एलोकेट करिए और इसको कंप्लीट करिएगा। थर्ड आपका आंसर राइटिंग है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जो चीज़ें आपने करंट अफेयर में पढ़ रखी हैं बेसिकली, उनके आप आंसर राइटिंग करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी देना है आपको। टेस्ट सीरीज आप अभी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो नो मैटर, बट PYQ आप लगाते रहो। कोई भी टॉपिक पढ़िए आप, मान लीजिए फंडामेंटल राइट पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़िए, आप गवर्नेंस पढ़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सो आप ये देखोगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन प्रोवाइड किए हैं लास्ट के 10-12 साल के, वहाँ से आप देखिए किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आप पूरे 20 क्वेश्चंस एक बार में नहीं लगा पा रहे हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, सो आप क्या करो कि आप 2-3 क्वेश्चन लगाओ, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप मेंटल फ्रेमवर्क बना सकते हो कि इस क्वेश्चन में ऐसे जाना है, इस क्वेश्चन में ऐसे जाना है। देखिए मेंटल वर्क करना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपके पास 7 to 8 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को डिसाइफर भी करना है, साथ में उसका आंसर बनाना है और आंसर लिखना भी है। ये सारी चीज़ें आपकी 8 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी और ये चीज़ें तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एडिक्वेट प्रैक्टिस होगा, आप मेंटल वर्क कर पाओगे। क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक को हम कहाँ कहाँ से रिलेट कर पाएंगे। दैट इज़ वाई आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप डेली 1-2 आंसर लिखिए। अगर आपके पास एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं होगा तो आंसर राइटिंग का प्रोसेस आप फेब में भी कर सकते हो, बट मेक श्योर करिएगा कि
प्री के पहले आप कुछ आंसर लिख लीजिएगा। यू शुड नो कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, हाउ टू डू आंसर राइटिंग, किस क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ें, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी में क्या डालें, कंक्लूजन में क्या डालें। 9 जनवरी में भी आपको कुछ स्टैटिक टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री कंप्लीट करना है स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैंने इकोनॉमिक्स को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बाकी इन टॉपिक्स को भी लेके मैं बना दूंगा। बट मैं आपको ये सारे टॉपिक जनवरी में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे टॉपिक है जो आपको प्री में भी हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करेंगे। सो जब आप ये चीज़ें जैन में पढ़ोगे तो आपके लिए ट्रांजिशन करना ईजी होगा। जब आप प्री मोड पे आओगे, आप मॉडर्न पढ़े रहोगे, आप ज्योग्राफी पढ़े रहोगे, आपका प्री का 30 to 40% सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको प्री के फेज़ में वो बर्डन फील नहीं होगा। नाउ हम फेब में एंटर कर चुके हैं। अब मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने बताया था कि 1 फेब से लेके 15 फेब तक आपका बफर पीरियड है। जो चीज़ें आपने मिस कर दी हैं, जो चीज़ें आपने नहीं की हैं, वो इस पीरियड में आप कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर आपने जेन में आंसर राइटिंग नहीं की है तो जेन में भी की है, तब भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड, रिवीजन करिए। प्री से पहले जो भी चीज़ें आपको मेंस के लिए रिवाइज करनी वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीना गैप आ जाता है और वहाँ पे हम बहुत चीज़ें भूलने लगते हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि एस्से आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 या 4 एस्से आप लिख लीजिएगा। खासकर यूपीएससी में जो अब एस्से आ रहे हैं, बहुत ही फिलोसफिकल एस्से आ रहे हैं। सो जो एक नोशन था ना कि हमारी जीएस की तैयारी हो रही है तो साथ में हमारी एस्से की तैयारी भी होगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। चाहे फिलोसफिकल एस्से आए या ना आए, बट ये सोचना कि हम जीएस की तैयारी के साथ साथ एस्से की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जीएस की तैयारी आपके लिए नेसेसरी है एस्से के लिए, बट सफिशिएंट नहीं है। एस्से के लिए आपके पास एक अलग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत टॉपर्स की बात आप सुनोगे, वो कहेंगे कि मैंने कोई भी एस्से नहीं लिखा, डायरेक्ट एग्जाम में जाके एस्से लिखा। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक जो एवरेज लोग होते हैं, जो क्लियर करते हैं, वो एस्से के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं, एस्से के लिए अलग से नोट्स बनाते हैं, एस्से की अलग स्ट्रेटेजी होती है। सो यू शुड फॉलो डैट। आप एस्से पहले प्रैक्टिस कर लेना। और इफ़ यू वांट कि मैं एक एस्से की अलग वीडियो लाऊं, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन एस्से, मेरा 161 मार्क्स आया था, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि एस्से को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो बनाया है एस्से पे, बट जो अभी ट्रेंड बदल रहा है, फिलोसफिकल एस्से की तरफ चीज़ें आ रही हैं, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, आई विल टॉक अबाउट डैट। नॉट टिल 15 फेब आपको जितना भी मेंस के लिए पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, बट आफ्टर डैट आप प्री के मोड में आ जाइएगा। एक दिन भी टाइम वेस्ट मत करिएगा कि चलो प्री तो मैं कर लूँगा, आंसर सामने होता है टिक कर लूँगा। बहुत प्रेशर हो जाता है, लास्ट में आप आओगे तो आपके पास दिन कम पड़ जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है। 15 फेब से लेके आप 25 मई तक सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए पढ़ोगे। इसकी देखिए कोई रूल नहीं होता, यहाँ पे कोई आपको टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है कि आप पहले ये पढ़िए वो पढ़िए, बट कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 47 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट आपको दी है, उनको प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहले उनको प्रिपेयर करिएगा, उसके बाद ही कुछ और प्रिपेयर करिएगा। वो चीज़ें मैंने 12-13 साल के पेपर को एनालाइज करके बनाया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, बिकॉज आप यूपीएससी के प्री का सिलेबस देखोगे तो डिफाइंड नहीं है बिल्कुल। सो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक गाइड है बताने के लिए कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, किस टॉपिक को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो इन 47 टॉपिक्स को आप पहले पढ़ लीजिएगा। सेकंड, जैसे मैंने बोला कि कोई रूल नहीं है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल प्लान कर सकते हो। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको रिवाइज करिए, जो वीक है उस पर काम करिए। थर्ड ये है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर मीडिवल हो गया। बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं, मैं भी इसको कम प्रायोरिटी देता हूँ, बट आप प्रायोरिटी कम दे सकते हो, ऑल टुगेदर लीव नहीं कर सकते हो। और आप ट्राई करिएगा कि इसको पहले ही मंथ में कर लीजिएगा, मार्च के मंथ में, बिकॉज इनको आप टालते जाओगे कि लास्ट में करूँगा, तो वो लास्ट कभी आता नहीं है और लास्ट में लगता है कि अब इनको छोड़ ही देना चाहिए। सो इनको आप पहले टाइम दे के प्रिपेयर कर लेना। फोर्थ है आपका, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, फिर टेस्ट सीरीज लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहे 5 साल, 6 साल, 15 साल, जितना पीछे जा सको उतना जाओ पीछे, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, बिकॉज नो टेस्ट सीरीज कैन मैच यूपीएससी लेवल। दैट इज वाई योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिफ्थ पॉइंट इज कि आपको 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने चाहिए, और कोशिश करिए कि वो 2 सब्जेक्ट रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो साथ में एनवायरनमेंट पढ़िए, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ओवरलैप करते हैं। उसी तरह अगर आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हो तो साथ में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना, बिकॉज एंशिएंट मिडिवल का मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है। एंड दी लास्ट वन इज सीसेट, इसको इग्नोर नहीं करना है। सीसेट को लेकर आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने कंफर्टेबल हैं सीसेट में, आप मार्च से या फिर अप्रैल से सीसेट को 1-1.5 घंटा दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। देखो समय बहुत कम है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर ऑन वॉर फुटिंग। आपको दिन की टर्म्स में नहीं, आपको घंटे के टर्म्स में चीज़ों को प्लान करना होगा।